गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। चलो एक बार बताएं, सब कुछ क्लियर है क्या? मेरी आवाज आपको आ रही है और मैं दिख रहा हूं, तो दोनों चीजें क्लियर हैं क्या? गुड मॉर्निंग। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला है, लेकिन सभी लोगों का मैं नाम नहीं बोल पाऊंगा। रामकृष्ण ने कह दिया क्लियर है सर, ओके। अर्जुन ने लिख दिया, रूप सिंह ने लिख दिया है, रितु ने लिख दिया है, काजल ने लिख दिया, आर साहू ने लिख दिया। 4-5 लोगों के मैसेज आ गए, तो अपन ये मान के चलेंगे कि सभी लोगों की क्लास क्लियर है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं अपन क्लास। भाई मॉर्निंग में बहुत कम स्टूडेंट आ पाते हैं, अभी टोटल 20 हैं। कोई बात नहीं भाई, चलेगा। चलो, हेमेटोलॉजी अपनी शुरू हो चुकी है। कल से अपन ने हेमेटोलॉजी की शुरुआत की है। ब्लड सेल्स के बारे में अपन ने कल डिस्कस किया था कि हमारे ब्लड में कौन कौन सी सेल्स होती हैं। 3 टाइप की सेल्स अपन ने डिस्कस की थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तीनों तरह की जो सेल्स होती हैं, इनका फॉर्मेशन जो होता है वो अपन आज पढ़ रहे हैं। और उस ब्लड के सेल्स के जो फॉर्मेशन होता है उसको हम एक वर्ड में बोलते हैं हीमोपोइसिस, या फिर हम इसको हेमेटोपोइसिस भी कह सकते हैं ना। दोनों वर्ड सेम ही है, हीमोपोइसिस भी बोल सकते हो और हेमेटोपोइसिस भी बोल सकते हो। हेमेटोपोइसिस अभी लेटेस्ट वर्ड है, हीमोपोइसिस इसका पहले चला करता था। तो हेमेटोपोइसिस ज्यादातर एग्जाम में, बुक में ज्यादातर आपको हेमेटोपोइसिस ही मिलेगा। ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारे बोन मैरो में होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। लेकिन बोन मैरो में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन एडल्ट में होता है। न्यूबॉर्न बेबी और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में ही, मतलब पैदा होते से ही बोन मैरो में होने लगता है। लेकिन फिर भी इसकी कुछ साइड जो होती हैं, कुछ ब्लड सेल्स जो होती हैं, वो बोन मैरो के अलावा भी दूसरी जगह से थोड़ी बहुत बनती हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज आल्सो नोन हीमोपोइसिस। बहुत बढ़िया रूप सिंह, है ना। चलो, तो अपन समझते हैं पहले कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे होता है। पहले अपन ये ओवरव्यू करते हैं, उसके बाद अपन इसको डिटेल में और समझते हुए चलेंगे। ये ग्राफ बहुत अच्छा ग्राफ है। आज की क्लास पूरी कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, पूरी समझने वाली क्लास है। आप इसको समझ लोगे तो आराम से इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आराम से बन जाएंगे। और इमेज बेस्ड थ्योरी है आज की, मतलब इमेज आपके दिमाग में बैठाना, इमेज आपके दिमाग में होना चाहिए जब भी इससे क्वेश्चन आते हैं। अगर इमेज आपके दिमाग में खुल गई तो क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे। तो ये 2 इमेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक पहली इमेज ये वाली है, और ये जो है वो साइट के बारे में बताती है कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। इसके बाद में फिर मैच्योरेशन कैसे होता है उसकी एक और इमेज अपन देखेंगे और उसको भी समझेंगे। दोनों इमेज को मैं एक्सप्लेन करूंगा और उस इमेज को देख के ही आपको आंसर निकालना है ना। चलो, तो अपन ये इमेज को समझते हुए चलते हैं। हीमोपोइसिस की साइट मतलब ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहां पर होता है, इस इमेज के थ्रू बताया है। तो सबसे पहले ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला प्रीनेटल और दूसरा पोस्टनेटल। बर्थ से पहले और बर्थ से बाद। बर्थ से पहले जो माँ के पेट में जो बच्चे होते हैं उनमें बोन इतने अच्छे से बन नहीं पाती, तो धीरे धीरे उसमें बोन में का डेवलपमेंट होता है। तो बोन का डेवलपमेंट जब तक अच्छे से नहीं हो पाता, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन बोन के अंदर हो नहीं सकता, बोन मैरो के नहीं अंदर नहीं हो सकता। तो शुरुआत बहुत बढ़िया, न्यूबॉर्न बेबी में योगसेक लिखा है, न्यूबॉर्न बेबी में नहीं होता है। रूप सिंह गलत बोल रहे हो आप, समझ लो पहले आप। बर्थ से पहले की बात करते हैं तो सबसे पहले जब फीटस लाइफ जो रहती है उसमें जब बच्चा बनना शुरू होता है तो सबसे पहले ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन जो होता है वो यॉर्क सैक में बननी शुरुआत होती है। अब ये यॉर्क सैक क्या है, ये क्या चीज होती है भाई यॉर्क सैक? जब भी माँ के पेट में बच्चा होता है ना, तो मैं एक रफ डायग्राम के थ्रू आपको बना यहाँ पर साइड में बना के बताता हूँ। मान लो ये एक बच्चा है, ठीक है, कुछ इस तरह से मछली के आकार का बच्चा बनता है शुरुआत में। ठीक है, तो मछली के आकार की जो संरचना होती है उससे लगा हुआ, उसकी पेट से लगा हुआ एक गुब्बारे नुमा एक और अलग से संरचना होती है। ये जो गुब्बारा होता है इसको हम यॉर्क सैक बोलते हैं। कहने का मतलब है यॉर्क सैक बॉडी का एक पार्ट नहीं है, बॉडी से बाहर का पार्ट है यॉर्क सैक। फिर बाद में ये धीरे धीरे यॉर्क सैक जैसे डिलीवरी होती है, जैसे बर्थ होता है, तो यॉर्क सैक बच्चे से फिर अलग हो जाता है। ठीक है,
जो कॉर्ड होती है, कॉर्ड के थ्रू जुड़ा रहता है पहले। ये कॉर्ड फिर जैसे ही डिलीवरी होती है, तो जब डिलीवरी होने के बाद डॉक्टर्स लोग जो रहते हैं वो उस कॉर्ड को काट देते हैं, तो वो यॉर्क, बहुत बढ़िया, यूमिकल अम्लिकल कार्ड जो होती है उसको फिर वो काट देते हैं। ठीक है, तो यॉर्क सैक पहले होता है, फिर धीरे धीरे यॉर्क सैक पहले बड़ा होता है, फिर छोटा छोटा, जैसे जैसे फीटस की लाइफ बढ़ती जाती है, जैसे जैसे फीटस बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे यॉर्क सैक जो होता है वो छोटा होता जाता है। ठीक है, समझने के लिए आप इसको किसी मुर्गी के अंडे को आप देखेंगे, तो मुर्गी के अंडे में जब चूजा नहीं बनता है, तो चूजे से पहले ना, जब चूजा बनने की शुरुआत होती, तो उसके एक पानी टाइप का भरा हुआ देखेगा। कभी आपने कच्चे अंडे को फोड़ कर देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि अंदर की तरफ एक पीला भाग है। ठीक है, तो जो पीला भाग है वो उसका यॉर्क सैक होता है। फिर धीरे धीरे चूजा बनना शुरू होता है, तो वो यॉर्क सैक धीरे धीरे खत्म होता है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है ब्लड सेल्स की बनने की, वो यॉर्क सैक से शुरुआत होती है। पहले महीने से ही माँ के पेट में जो बच्चा होता है, पहले महीने से ही उसके ब्लड सेल्स बनना शुरू होती हैं, और पहले महीने से जो ब्लड सेल्स बनती हैं वो यॉर्क सैक में बनती हैं। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं बनती ब्लड सेल्स, ये सिर्फ 2 या 3 महीने तक ही बनती हैं। 2-3 महीने बाद ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है उसकी साइड चेंज हो जाती है। जैसे ही ऑर्गन बनना शुरू होते हैं फीटस में, तो वैसे ही ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन उनमें बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पहले महीने से ही लीवर में, देखो, बोन शुरुआत में ही नहीं बन पाती, लेकिन शुरुआत में कुछ ऑर्गन हैं जो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले फंक्शनिंग जो ऑर्गन होता है वो हार्ट होता है। हार्ट सबसे पहले फंक्शन करना शुरू कर देता है। ठीक है, और हार्ट के अलावा फिर ये 2-3 ऑर्गन, बड़े बड़े ऑर्गन है, जैसे लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, ये भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही ये ऑर्गन बनना शुरू होते हैं, तो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन इन ऑर्गन में बनना शुरू हो जाता है। तो लीवर, पहले महीने से ही लीवर में ब्लड सेल्स बनने लगती हैं, और लगभग 4-5 महीने तक ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन इसमें बहुत हाई लेवल तक होता है। इसके साथ साथ में और ऑर्गन भी बनते हैं, तो और दूसरे वाले जो ऑर्गन है उसमें स्प्लीन का एक मेन रोल है। स्प्लीन से में भी फिर ब्लड सेल्स बनना शुरू होते हैं, लेकिन स्प्लीन में बहुत ज्यादा परसेंटेज में नहीं बनते। फीटस की अगर अपन बात करें, तो फीटस में लीवर में सबसे ज्यादा ब्लड सेल्स बनती हैं, स्प्लीन में थोड़े कम परसेंटेज में ब्लड सेल्स बनती हैं। ठीक है, फिर फीटस और थोड़ा बड़ा होता है, जब वो 4-5 महीने का होता है, तो 4-5 महीने के टाइम तक फिर फीटस में बोन बनना शुरू हो जाती है। बोन का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो जाता है। तो करीब 4 से 5 महीने में जब बोन बन चुकी होती है, उनमें बोन मैरो हो जाता है, तो वहां पर फिर ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाती हैं, है ना। 4-5 महीने में सिर्फ शुरुआत होती है, लेकिन जैसे जैसे वो फीटस की लाइफ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी, और उसकी जो बोन है वो मैच्योर होती जाएगी, बोन जो है वो और ज्यादा अच्छी होती जाएंगी, तो फिर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन इन बोन में ही होना शुरू हो जाता है। तो 4-5 महीने के बाद से ही बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स बनना शुरू होती हैं, और जैसे ही बर्थ होता है किसी बच्चे का, तो बच्चे के बर्थ के बाद से ही बोन मैरो में ही मोस्टली सेल जो है वो ब्लड बोन मैरो में ही बनना शुरू होती है, बोन मैरो में ही बनती हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली क्यों बोला मैंने, क्योंकि बोन मैरो के अलावा जो लिम्फ नोड होते हैं वो भी थोड़े बहुत परसेंटेज में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब डिलीवरी के बाद में भी एडल्ट पर्सन में भी लिम्फ नोड जो होते हैं वो भी ब्लड सेल्स का थोड़ा बहुत फॉर्मेशन करते हैं, और खास तौर पर लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन जो होता है वो लिम्फ नोड करते हैं। तो बोन मैरो एक बार बर्थ हो जाए, तो बर्थ होने के बाद बोन मैरो में ही ब्लड सेल्स ज्यादातर बनती हैं। अब बोन मैरो में जो सेल्स बनती हैं उनका परसेंटेज भी फिर अलग अलग है। कुछ जो बोन होती हैं, अब देखो, बोन अपन ने अलग अलग टाइप की पढ़ी है स्केलेटल सिस्टम में, अपन ने पढ़ी है कुछ बोन लॉन्ग बोन होती है, कुछ शॉर्ट बोन होती है। अब शॉर्ट जो बोन होती है उनमें बोन मैरो प्रेजेंट ही नहीं होता। कई बार जो बहुत छोटी छोटी बोन होती है, जैसे अपनी मेटाकार्पल, कार्पल मेटाकार्पल, टार्सल मेटाटार्सल, है ना, तो ये जो बोन है वो बहुत छोटी बोन है, छोटी बोन है, तो उनमें बोन मैरो ज्यादा प्रेजेंट ही नहीं होता। ठीक है, तो जिनमें बोन मैरो प्रेजेंट नहीं होता उनमें ब्लड सेल्स बनेंगी भी नहीं। कुछ जो बोन है वो बहुत बड़ी बोन होती है, लॉन्ग बोन होती है, जैसे अपनी फीमर है, स्टर्नम है, ये बड़ी बोन है। ठीक है, तो जो बड़ी बोन है उनमें बोन मैरो भी ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो जिसमें बोन मैरो ज्यादा होगा उसमें ब्लड सेल्स ज्यादा बनेंगी, जिसमें बोन मैरो कम होगा उसमें ब्लड सेल्स भी कम बनेंगी। तो उसके परसेंटेज के आधार पर भी देखें तो अपन वर्टिब्रा और पेल्विस,
इनमें ब्लड सेल्स सबसे ज्यादा मात्रा में बनती हैं, इसके बाद में स्टर्नम में काफी मात्रा में बनती हैं, फिर रिब्स में, और इसके बाद में फीमर और हमारी जो दूसरी बोन है उनमें ब्लड सेल्स बनती हैं। तो अगर अपन परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे ज्यादा ब्लड सेल्स जो बनती हैं वो वर्टिब्रा और पेल्विस में बनती हैं। उसके बाद स्टर्नम एक ऐसी बोन है जिसमें सबसे ज्यादा ब्लड सेल्स बनती हैं, और उसमें भी आरबीसी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारी स्टर्नम में होता है। तो ओवरऑल अपन देखें तो इस ग्राफ के माध्यम से दो तीन काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, ग्राफ से, लेकिन जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप इस ग्राफ के माध्यम से उनके आंसर दे सकते हो। जैसे कई बार क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि ब्लड का आइलैंड हम किसको बोलते हैं। आइलैंड का मतलब क्या होता है? आइलैंड मतलब ब्लड सेल्स जहां से बननी शुरुआत हुई, और इस ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हो ब्लड सेल्स के बनने की शुरुआत जो हुई थी वो हमारे यॉर्क सैक से शुरुआत हुई थी। तो ब्लड का आइलैंड, ब्लड सेल्स का जो आइलैंड होता है वो हम इसको यॉर्क सैक को ही बोलते हैं। इसी तरह से एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बॉडी का हम ब्लड बैंक किसको बोलते हैं? ब्लड बैंक मतलब जब भी कभी इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत पड़ी, अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और हमको इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत पड़ी तो वो ब्लड कहाँ से मिलता है? ब्लड बैंक में, है ना। हमारी बॉडी में अगर ऐसा हुआ, कभी मान लो हमारा एक्सीडेंट हुआ, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें ब्लड से अगर बहुत लॉस हुआ ब्लड का, है ना, तो उस टाइम पर बोन मैरो बहुत जल्दी ब्लड सेल्स नहीं बना पाती। उस टाइम पर इमरजेंसी में ब्लड सेल्स बनाने का काम जो होता है वो स्प्लीन का होता है। हालांकि स्प्लीन रूटीन, जब तक रूटीन रहेगी, जब तक कोई इमरजेंसी नहीं आती, तब तक स्प्लीन में आरबीसी टूटने का काम होता है। आरबीसी का जो ब्रेकडाउन होता है वो स्प्लीन में होता है। लेकिन कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आती है जिसमें ब्लड सेल्स अचानक से चाहिए, जरूरत पड़े, तो उस टाइम पर स्प्लीन जो होती है वो ब्लड सेल्स को बनाने का काम करती है, और खासतौर पर आरबीसी को बनाने का काम करने लगती है। ठीक है, तो इसको हम इसका ब्लड बैंक बोलते हैं स्प्लीन को। ठीक है, आगे बढ़े अपन। इसी से और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन देखो, हीमेटोपोइसिस के लिए मोस्ट प्रोडक्टिव साइट कौन सी होती है? हीमोपोइसिस या ब्लड सेल्स सबसे ज्यादा कहां पर बनती हैं? ये क्वेश्चन हो सकता है। तो अपन ने ग्राफ में देखा, ग्राफ में अपन ने क्या देखा था भाई, एक बार फिर से मैं ग्राफ को खोलता हूं और आप देखो, आप ये देखोगे कि ब्लड सेल्स में जब ग्राफ देख रहे हैं तो सबसे ऊपर की जो लाइन है वो किसकी लाइन है? हमारी वर्टिब्रा और पेल्विस की। तो अगर अपन मोस्ट प्रोडक्टिव साइट की बात करें हीमेटोपोइसिस के लिए, तो वर्टिब्रेट और पेल्विस जो होते हैं वो हमारी ब्लड सेल्स का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए हम इसको मोस्ट प्रोडक्टिव साइट बोलते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं भाई किस तरह से बन सकते हैं इसके। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन थोड़े अलग भी हैं, जैसे ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? तो इरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन होता है, ये ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। मतलब बोन मैरो से कितनी ब्लड सेल्स बने, ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के आधार पर होगा। बॉडी की रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा ब्लड सेल्स की है तो ज्यादा ब्लड सेल्स बनाना पड़ेगा बोन मैरो को। ठीक है, तो उस टाइम पर बोन मैरो को एक मैसेज देने का काम जो होता है वो इरिथ्रोपोइटिन का होता है। इरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो को बताएगा कि कितनी ब्लड सेल्स बनना है। ठीक है, तो उसको रेगुलेट, मतलब ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है उसको रेगुलेट करने का काम इरिथ्रोपोइटिन का होता है। अगर बहुत ज्यादा ब्लड सेल्स बनने लगती हैं तो इसको हम, इस कंडीशन को हम ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया मतलब अपन इसको अपनी जनरल लैंग्वेज में ब्लड कैंसर भी कहते हैं। जब ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा बनने लगे, है ना, जो नॉर्मल रेंज है अगर उससे बहुत ज्यादा बनने लगे तो इसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं। थोड़ी बहुत ज्यादा बनती है तो वो इन्फेक्शन वगैरह की कंडीशन में बन सकती है। जैसे अपन डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज 4000 से लेकर 11000 होती है, तो थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट जैसे 12, 13, 15,000 या 18,000 तक भी अपन मान के चल सकते हैं कि इन्फेक्शन की कंडीशन में बढ़ सकता है। अगर बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट का इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में डब्ल्यूबीसी बढ़ सकती है। या इसी तरह से कहीं चोट लग गई है तो प्लेटलेट थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। ठीक है, इसी तरह से थोड़ा एनीमिक कंडीशन है तो आरबीसी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। लेकिन कभी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि बोन मैरो को ये मैसेज पहुंचे कि भाई ब्लड सेल्स बन नहीं रही है, तो वो लगातार बहुत सारी अगर ब्लड सेल्स बनाए, बहुत ज्यादा ब्लड सेल्स अगर बनाए, तो इस कंडीशन को हम ल्यूकेमिया कहते हैं, है ना। ल्यूकेमिया फिर अलग अलग टाइप के हैं, वो अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, ये तो अपन ने बात कर ली प्रोडक्शन की। तो क्या एक बार ब्लड सेल्स बन गई
एक क्वेश्चन है, अगर क्या एक बार ब्लड सेल्स हमारी में बॉडी में बन गई तो वो क्या पूरी लाइफ तक वैसे ही बनी रहेगी, वैसे ही सर्कुलेट होती रहती है क्या हमेशा? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बार ब्लड सेल्स बन गई तो वो पूरी लाइफ नहीं रहती है। हर एक ब्लड सेल्स जो होती है उसकी एक लाइफ स्पेन होती है, उतनी लाइफ स्पेन तक ही वो हमारी बॉडी में रहेगी और एक टाइम पीरियड बाद फिर वो दोबारा से डिस्ट्रॉय हो जाती है, दोबारा से डिस्ट्रॉय होकर फिर दोबारा नई सेल बनने शुरू होती है। मतलब हमारी बॉडी में ये साइकिल लगातार चलती रहती है, हमारी जो सेल्स हैं वो लगातार टूटती रहती हैं, लगातार बनती रहती हैं। हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट हमारी ब्लड सेल्स टूटती भी हैं, बनती भी हैं। कुछ सेल्स टूटती है, कुछ सेल्स बनती हैं। एक बार जो सेल बनती है वो एक पीरियड के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद में वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जितनी भी ब्लड सेल्स हैं उनका टाइम पीरियड अलग अलग है। आरबीसी का अलग है, डब्ल्यूबीसी का अलग है, प्लेटलेट का अलग है। और ये टाइम पीरियड आपको नॉलेज होना चाहिए। इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन मतलब कोई भी सेल हमारी बॉडी के अंदर कितने टाइम तक रह रही है। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम के लिए। एग्जाम में आप प्रीवियस पेपर देखेंगे तो प्रीवियस पेपर में लाइफ स्पेन से बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो अपन बात करते हैं हर एक सेल्स की। आरबीसी की जो लाइफ स्पेन होती है वो 120 दिन की होती है। अब फिर मैं दोबारा बोलूंगा, ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। अप्रोक्सीमेटली का मतलब क्या है? आरबीसी लगभग 120 दिन तक हमारी बॉडी में रहती है। मतलब एक आरबीसी अगर बोन मैरो ने बना दी तो वो लगभग 120 दिन तक हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती रहती है। अब मैं लगभग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 120 से थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है कोई आरबीसी 100 या 110 दिन में ही डिस्ट्रॉय हो जाए, या थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, 130 दिन तक भी चल जाए। लेकिन अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपको नॉलेज होना चाहिए, लगभग 120 दिन तक आरबीसी की लाइफ स्पेन होती है, हमारी बॉडी में वो सर्कुलेट होती रहती है। बोन मैरो में अगर एक बार आरबीसी बन गई तो वो 120 दिन, हमारा महीना आप एक 30 दिन का लेके चलो तो 3 से आप ये क्या चल सकते हो कि 4 महीने, है ना, 4 महीने तक की लाइफ स्पेन हमारी आरबीसी की होती है। एक बार आरबीसी बन गई और 4 महीने बाद जब ये खत्म होती है तो ये रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में जाकर खत्म होती है। रेटिकुलो एंडोथीलियल ये क्या है भाई? ये कौन सा सिस्टम है? अपन ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बहुत सारे सिस्टम पढ़े, लेकिन ये वाला अपन ने नहीं पढ़ा। रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम एक्चुअली हमारे जो लिम्फ नोड होते हैं और स्प्लीन होती है, स्प्लीन हमारा सबसे बड़ा लिम्फ नोड है ना। एक्चुअली स्प्लीन भी एक लिम्फ नोड ही है, लेकिन लिम्फ नोड में सबसे बड़े लिम्फ नोड की बात करेंगे तो स्प्लीन है ना। हमारी जो आरबीसी होती हैं वो लिम्फ नोड में जाके खत्म होती हैं, और लिम्फ नोड और स्प्लीन दोनों को मिलाकर जो सिस्टम होता है उसको हम रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम कहते हैं। मतलब आरबीसी 120 दिन तक तो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती रहेगी और 120 दिन के बाद में फिर वो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और रूप सिंह ने एक अच्छा मैसेज लिखा है, स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड मतलब शमशान, शमशान, आरबीसी का शमशान। आरबीसी का शमशान हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि आरबीसी वहीं पे जाकर खत्म होती है। हमारा शमशान वो होता है जिसमें हम जाके खत्म हो जाते हैं, जला देते हैं। ठीक है, तो आरबीसी का जो शमशान होता है वो हम स्प्लीन को बोलते हैं। बहुत बढ़िया रूप सिंह, है ना। इसी तरह की चीजें ही इंक्लूड किया करो आप, जबरदस्ती अलग से चीजों को मैसेज मत किया करो, उसमें अपना टाइम वेस्टेज होता है। ठीक है, राजा पाल ने कहा है रॉन्ग बोन में फीमर 20 बेर के बाद बंद हो जाती है। चलो अगली सेल्स पे चलती है अपनी। अगली सेल है प्लेटलेट। प्लेटलेट की जो लाइफ स्पेन होती है वो लगभग 7 से 14 दिन की होती है, और 7 से 14 दिन के बाद में ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती है, डेवलप हो जाती है। देखो आरबीसी की अपन बात कर रहे थे, तो आरबीसी स्प्लीन में जाकर टूटेगी और टूटकर उसके अंदर के जो पार्ट होंगे वो फिर जैसे आयरन है, जिस जिस चीज से बनी है हमारा आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है तो उसके अंदर आयरन होता है, पोरफायरिन की रिंग होती है, ये अपन पढ़ने वाले आगे चल के, है ना। तो आरबीसी तो टूटेगी और उसके अंदर का जो कंटेंट होगा वो बाहर निकलेगा, फिर बॉडी उसको या तो यूटिलाइज कर देगी या फिर उसको बॉडी से बाहर कर देगी, है ना। तो लेकिन प्लेटलेट जो होती है वो प्लेटलेट छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं, तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो होते हैं वो मैक्रोफेज में डेवलप हो जाते हैं, मैक्रोफेज बना लेते हैं। मैक्रोफेज क्या है? मैक्रोफेज एक बड़ी सेल्स होती है, उसको हम मैक्रोफेज कहते हैं। ऋतु ने पूछा है कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम आपने नहीं बताया सर। ऋतु मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, स्प्लीन और हमारे लिम्फ नोड
दोनों को अगर अपन एक साथ मिक्स कर दें, दोनों को एक साथ अगर एक वर्ड में बोले तो हम उसको रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम कहते हैं। अगर मतलब आरबीसी जहां जहां पर टूटती हैं उनको एक वर्ड में अपन बोले तो उसको अपन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम कहते हैं ना। तो इसमें बहुत ज्यादा सिस्टम, बड़ा सिस्टम नहीं है, इसमें स्प्लीन और हमारे लिम्फ नोड जो होते हैं उनको अपन एक साथ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, बिलिरुबिन बनाती हैं, किरण ने बिल्कुल सही बोला भाई। मैक्रोफेज को मोनोसाइट कह सकते हैं क्या? रूप सिंह ने लिखा नहीं। रूप सिंह, मैक्रोफेज अलग सेल हैं, मोनोसाइट अलग सेल हैं। मोनोसाइट हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, जबकि मैक्रोफेज हमारी टिश्यू की सेल होती है। अपन अभी पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अपन मैक्रोफेज पे अच्छा डिस्कस करेंगे। अब आगे चलते हैं अपन डब्ल्यूबीसी पे चलते हैं, है ना। आरबीसी और प्लेटलेट तो अपन ने देख लिया। आरबीसी की 120 दिन की लाइफ स्पेन है, प्लेटलेट की 7 से 14 दिन की है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी में अपन ने 5 टाइप की सेल्स पढ़ी हैं, 5 टाइप की सेल्स जो पढ़ी हैं, उसमें 3 टाइप की जो सेल्स हैं जिनको हम ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं, जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सी सेल है ग्रेन्युलोसाइट? न्यूट्रोफिल्स है, इओसिनोफिल है और बेसोफिल है। ये 3 सेल जो होती हैं वो हमारी ग्रेन्युलोसाइट कहलाती हैं। ग्रेन्युलोसाइट की लाइफ स्पेन जो होती है वो सिर्फ कुछ घंटों तक ही होती है। मतलब डब्ल्यूबीसी हमारे बोन मैरो जब बनाती है तो वो हमारी बॉडी में सिर्फ कुछ घंटे तक ही, 12, 24 घंटे या 48 घंटे तक ही जिंदा रहती हैं, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, और डिस्ट्रॉय कहां पर होंगी? एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यू में। एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यू, इसका मतलब क्या भाई? एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यू का मतलब होता है हमारे ब्लड सेल्स से ब्लड की जो कैपिलरी है, ब्लड की जो आर्टरी है, ब्लड की जो वेन्स है ना, कैपिलरी, आर्टरी, वेन्स, इनके पास में लगे हुए जो टिश्यू होते हैं उनको अपन एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो उन टिश्यू में जाकर ये जो ग्रेन्युलोसाइट होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। बाकी की जो 2 सेल हैं, जैसे लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में सबसे लंबे टाइम तक चलती है, इसकी लाइफ स्पेन सबसे ज्यादा टाइम तक होती है लिम्फोसाइट की। कितने टाइम तक? लगभग 20 साल तक। लिम्फोसाइट जो होती है वो हमारी बॉडी में लगभग 20 साल तक सर्कुलेट होती है, और ये जो डिस्ट्रॉय होती है ये लिम्फ नोड में जाकर डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, और आखिरी है हमारी मोनोसाइट, सबसे बड़ी सेल होती है मोनोसाइट। ये लगभग इसकी लाइफ स्पेन जो होती है वो 24 घंटे तक होती है, लगभग 24 घंटे तक हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती रहेगी, और ये भी आगे चलकर मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती है ना। मोनोसाइट एक अलग सेल है, मोनोसाइट फिर मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो रही है, वो फिर एक अलग टाइप की सेल है, वो अपन थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो ये कहां पर बनती है हमारी सेल वो हमने डिस्कस किया, और कहां पर कितने टाइम तक बॉडी में सर्कुलेट होती है, लाइफ स्पेन कितनी होती है वो डिस्कस किया, और डिस्ट्रॉय कहां पर होती है ये हमने डिस्कस किया। तीनों ही जो पॉइंट हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, आपको नॉलेज होना ही होना चाहिए, उससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन लाइफ स्पेन के बाद में। ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया, ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया कि ब्लड सेल्स कहां पर बनती हैं, ये भी डिस्कस कर लिया कि कितने टाइम तक रहती हैं बॉडी में, और ये भी डिस्कस कर लिया कि डिस्ट्रॉय कहां पर होती हैं। लेकिन क्या बोन मैरो से जब ब्लड सेल्स बनती हैं तो वो तुरंत वैसी की वैसी बन जाती हैं जैसे कि वो ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं? तो ऐसा भी नहीं है भाई। बोन मैरो जब ब्लड सेल्स बनाती हैं तो उनको एक सिंगल सेल के थ्रू बनती है, स्टेम सेल के थ्रू बनती है, तो स्टेम सेल से फिर सारी सेल बनने में भी टाइम लगता है, उनका मैच्योरेशन होता है। तो वो मैच्योरेशन किस तरह से होता है वो अपन अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और एक बहुत बढ़िया, हाँ, मैच्योरेशन अपन को उनको होता है ना, और ये जो मैच्योरेशन होता है इस ग्राफ के माध्यम से आप टेबल के माध्यम से समझो आप। ब्लड में जितनी भी सेल्स होती है, चाहे अपन आरबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी की बात करें या प्लेटलेट की बात करें, सारी की सारी सेल सिर्फ एक ही टाइप की सेल से मिलकर बनती है। एक ही सेल जो होती है वो आगे चल के तीनों टाइप की सेल्स बनाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। और एक ही टाइप की जो सेल्स होती है इसको हम स्टेम सेल बोलते हैं, पूरा नाम और इसका बड़ा है मल्टी पोटेंशियल हीमोपोइटिक स्टेम सेल। ठीक है, या फिर हम इसको हीमोसाइटोब्लास्ट भी कहते हैं। इसी सेल से ही डब्ल्यूबीसी बनेंगी, इसी सेल से ही आरबीसी बनेंगी, और इसी सेल से ही प्लेटलेट बनती हैं। लेकिन ये सेल किस सीरीज में जा रही है ये डिपेंड करेगा
हमारा जो हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइटिन, वो बताता है कि भाई बोन मैरो की कौन सी सेल बनना है, ठीक है। तो जब एक सेल बन रही है तो एक सेल अलग अलग सीरीज में जाती है और उस हिसाब से ये डिवाइड होती है कि उसको क्या बनना है ना। अगर इसको प्लेटलेट और या फिर डब्ल्यूबीसी बनना है ना, तो ये सबसे पहले बनाएगी कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर। और अगर ये लिम्फोसाइट बना रही है तो सबसे पहले ये बनेगी कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर। दोनों सेल में कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ उनके अंदर के मैसेज का है, अंदर उनमें कौन सी इंफॉर्मेशन भरी हुई है उसके आधार पर डिपेंड होता है कि वो डब्ल्यूबीसी बनेगी, प्लेटलेट बनेगी या फिर लिम्फोसाइट बनेगी, ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट बनना है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट बनना है ना, लिम्फोसाइट को छोड़कर, लिम्फोसाइट की सीरीज अलग होती है, बाकी की जितनी सेल्स हैं उनकी सीरीज अलग होती है। तो लिम्फोसाइट को अपन छोड़ दें तो बाकी की सीरीज की अगर सेल बनना है तो सबसे पहले वो बनेगी कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर। अगर लिम्फोसाइट बनना है तो वो बनेगी सबसे पहले कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर, ठीक है। अब देखो इसी सीरीज में जब ये सेल्स आगे बनती है तो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर से प्लेटलेट भी बनती है, डब्ल्यूबीसी भी बनती है सारी, लेकिन लिम्फोसाइट को छोड़कर, है ना, और आरबीसी भी बनती है। कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर से आगे चलकर लिम्फोसाइट बनती है। अब देखो जब तक ये सेल्स ब्लड में होती हैं तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के रूप में होती हैं। डब्ल्यूबीसी में मोनोसाइट एक ऐसी सेल है जो पास वाले जब टिश्यू में पहुंचेगी तो वो मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती है ना। जो आप लोगों ने मैसेज में पूछा था सर मैक्रोफेज क्या है, जो मोनोसाइट को ही बोलते हैं, तो मैक्रोफेज कन्वर्ट हो रही है। कैसे कन्वर्ट हो रही है? जो मोनोसाइट जो है वो मैक्रोफेज में मतलब एक बड़ी सेल बना लेती है, उसको अपन मैक्रोफेज कहते हैं। प्लेटलेट जो होते हैं वो भी मैक्रोफेज में कन्वर्ट होते हैं, है ना। तो ये प्लेटलेट भी और मोनोसाइट भी दोनों टाइप की जो सेल्स हैं वो मैक्रोफेज में कन्वर्ट होती हैं। और मैक्रोफेज जो सेल होती है वो हमारे टिश्यू में प्रेजेंट होती है, हमारे ब्लड में सर्कुलेट नहीं होती, ठीक है। और लिम्फोसाइट जो होती है, लिम्फोसाइट में भी फिर दो टाइप की सेल होती है, एक टी सेल दूसरी बी सेल, है ना। टी सेल का मैचुरेशन जो होता है वो थाइमस में होता है, बी सेल का मैचुरेशन बोन मैरो में होता है। तो बोन मैरो वाली जो सेल्स है जिसका मैचुरेशन बोन मैरो में होता है वो आगे चल के जब टिश्यू में पहुंचती है तो वो प्लाज्मा सेल बना लेती है। आपको ध्यान होगा कल की क्लास में अपन प्लाज्मा सेल डिस्कस कर रहे थे। प्लाज्मा सेल हमारे ब्लड में प्रेजेंट नहीं होती, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ये सर्कुलेट नहीं होती। बोन मैरो वाली जो लिम्फोसाइट है जब वो टिश्यू में पहुंच जाती है, टिश्यू में जाकर कहीं फंस जाती है तो वो प्लाज्मा सेल बना लेती है। कभी कोई डिसीज है, कोई डिसऑर्डर है, उस कंडीशन में ये प्लाज्मा सेल टिश्यू से निकलकर दोबारा से ब्लड में जाए, है ना, तब हम बोलते हैं उसको प्लाज्मा सेल। उसको हमने टर्क सेल भी बोला था, आपको ध्यान होगा कल अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था, है ना। तो ये मैंने एक सिंपल सा डायग्राम, एक सिंपल सी इमेज आपको दिखाई पहले। और इस चैप्टर में, हीमोपोइसिस वाले चैप्टर में, ये इमेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इमेज को ही आपको दिमाग में बिठाना है। तो थोड़ा और अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इमेज को, लेकिन उससे पहले मैं प्रीवियस पेपर के 2 क्वेश्चन को आपको डिस्कस करूंगा। और ये 2 क्वेश्चन को डिस्कस करने का रीजन ये है, कल परसों एक स्टूडेंट ने ऐप में एक मैसेज किया था, ऐप में जो कम्युनिटी है वहां पर एक पोस्ट किया था कि सर हीमोपोइसिस में आपने थ्योरी बहुत कम इंक्लूड की है, उसमें आप थोड़ा और इंक्लूड करते तो ज्यादा अच्छा होता। अब देखो हीमोपोइसिस में 2 पार्ट हैं। हीमोपोइसिस के पहला पार्ट तो ये है जो अपन ने शुरुआत में डिस्कस किया कि कहाँ पर प्रोडक्शन होती है, लाइफ स्पेन कितनी होती है, डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है। तो ये बेसिक नॉलेज है ना, बेसिक नॉलेज को अपन ने डिस्कस किया। उसके बाद में डीप नॉलेज पे अपन चलें या थोड़े टिपिकल पार्ट पे चलें तो वो ब्लड सेल्स का मैच्योरेशन कैसे होता है वो थोड़ा सा डीप है। इसमें टफ पार्ट जो है वो इसका थोड़ा सा टफ पार्ट होता है अपना मैच्योरेशन का। तो मैच्योरेशन में जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ग्राफ देख रहे थे, जो अभी अपन ने यहाँ पर ग्राफ देखा कि स्टेम सेल से किस तरह से डब्ल्यूबीसी बन रही, किस तरह से प्लेटलेट बन रही, किस तरह से लिम्फोसाइट बन रही है। तो ये एक सिंगल सेल के थ्रू नहीं बनती, बल्कि इसमें एक मैच्योरेशन होगा, एक सेल से दूसरी बनेगी, दूसरे से तीसरी टाइप की सेल बनेगी। किस तरह से मैच्योर होंगे, जैसे हम अपनी बात करते हैं तो अपन मैच्योर कैसे होते हैं? सबसे पहले जब बर्थ होता है तो हम छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, फिर टीन एज में पहुंचते हैं, टीन एज के बाद में फिर एडल्ट होते हैं, एडल्ट के बाद में फिर ओल्ड एज पे पहुंचते हैं, है ना। तो हमारी भी एक स्टेज है,
पहले छोटे बच्चे, पहले इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट से फिर चिल्ड्रन बनते हैं, बच्चे बनते हैं, बच्चों से फिर टीनेज के बनते हैं 18-19 साल के, और मतलब सबके अपन ने नाम रख दिए है ना। अपन में वैसे डिफरेंट कुछ नहीं आया, ऐसा नहीं कि अपन छोटे थे तो अपने पहले एक कान था फिर बाद में 2 कान हो गए, और बड़े जब ओल्ड एज के हो जाएंगे तो 3 कान हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। या बॉडी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं आ रहा, सिर्फ साइज में ही डिफरेंट आ रहा है। अपनी जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी वही सब चीजें हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान है, 1 नाक है ना। एडल्ट में भी वही चीजें हैं, लेकिन उनमें ग्रोथ होती गई और जो चीजें हैं वो मैच्योर होती गई। बहुत सारी चीजें जो हो वो मैच्योर होती गई, बच्चों में जो चीजें नहीं होती वो एडल्ट में होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ब्लड सेल्स की भी बात करें तो ब्लड सेल्स में जब स्टेम सेल के थ्रू जब सेल्स बनती हैं तो वो उनमें मैच्योरेशन होता रहता है, और मैच्योरेशन में उनमें थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी चेंजेस होती रहती हैं। उन प्रॉपर्टी के आधार पर इन सेल्स के अलग अलग नाम रख दिए। जैसे हमारी प्रॉपर्टी के आधार पर छोटे बच्चों में दिमाग कम होता है, उनमें इतना मैच्योरिटी नहीं होती, तो उनको लिए अपन ने बच्चे बोल दिए। फिर टीनेज में कुछ और प्रॉपर्टी होती है, एडल्ट लोगों में फिर कुछ और प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी के आधार पर इनके फिर अलग अलग नाम है, वो नाम आपको याद रखना है। अब देखो नाम में प्रॉपर्टी क्या क्या है वो भी है, फिर क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है भाई। मैं एक बार इसके ग्राफ को डिस्कस करता हूं पहले, फिर मैं क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा। ये ग्राफ देखो आप एक चीज नोटिस करोगे, आपको मैंने नोट्स भेजे हैं, अपलोड किए हैं, तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि मैंने एक ही नोट में 2 अलग अलग इमेज डाल दी। एक ही चीज की 2 इमेज डाली हैं। पहली इमेज ये वाली है, इसके बाद में एक और इमेज है। दोनों इमेज बड़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों इमेज में बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल के आती है, ठीक है। बस वो इंफॉर्मेशन आपको पकड़ना है, वो इंफॉर्मेशन आपको निकालना है इमेज से। कैसे निकालोगे आप? ये इमेज देखो आप पहले, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है इस इमेज के थ्रू बहुत अच्छे डिटेल में बताया है। जैसे कि अपन आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का जब मैच्योरेशन होता है स्टेम सेल से, जब वो आरबीसी बनना शुरू होती है तो सबसे पहले प्रोजेनिटर सेल्स कन्वर्ट होगी प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में, है ना। पहली स्टेज इसकी हो जाएगी, है ना। ये स्टेज में पहली स्टेज हमारी हो जाएगी प्रोजेनिटर की, दूसरी हो जाएगी प्रो इरिथ्रोब्लास्ट की, तीसरी फिर अर्ली या फिर बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट, चौथी हो जाएगी पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट, और इसके बाद में फिर ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट, फिर रेटिकुलोसाइट और फिर इरिथ्रोसाइट। तो करीब 7 से 8 स्टेज के थ्रू हमारी जो आरबीसी होती है वो बनती है। 7-8 स्टेज के बाद में बनना शुरू होती है। हर एक स्टेज में न्यूक्लियस का साइज अलग होगा, साइटोप्लाज्म का साइज अलग होगा, पूरी सेल्स का साइज अलग होगा, उनमें ग्रेन्यूल्स अलग टाइप के प्रेजेंट होंगे, ग्रेन्यूल्स में साइज में अलग होगा, कलर में डिफरेंट होगा, ठीक है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशो होगा वो भी अलग अलग हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, हर एक सेल की अगर अपन डिटेल पढ़े तो ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाता है, और चैप्टर लंबा तब होगा जब हम इसके मैच्योरेशन की बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पर आरबीसी की बात कर रहा हूँ, आरबीसी के मैच्योरेशन की बात कर रहा हूँ, तो आरबीसी की मैच्योरेशन में अगर अपन अर्ली नॉर्मोब्लास्ट या फिर अर्ली बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट की बात करें, है ना, तो इस सेल्स में न्यूक्लियस कितना बड़ा है, साइटोप्लाज्म कितना है, इसमें ग्रेन्यूल्स होंगे या नहीं होंगे, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का रेशो कितना होगा, पूरी सेल्स का साइज कितना होगा, ये सब कुछ चीजें अपन पढ़ेंगे। तो जितनी भी सेल्स हैं सबके बारे में अगर पढ़ें तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, बहुत ज्यादा टफ भी हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन देखें कि पेपर में क्वेश्चन आते कैसे हैं, 2 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा पहले, है ना। इस टॉपिक में बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, है ना। अगर अपन पूरे डिटेल में पढ़ने बैठे तो ये टॉपिक बहुत लेंथी और बहुत बड़ा टफ टॉपिक पड़ता है। पहले 2 क्वेश्चन को समझो आप, फिर मैं थोड़े और डिटेल में समझूंगा। सबसे पहले एनएचएम 2019 के पेपर में जो क्वेश्चन आया उसको देखो आप, क्या क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेंट सेल ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट की पेरेंट सेल हम किसको बोलते हैं? 4 ऑप्शन थे, ग्रेन्युलोसाइट, मेगाकैरियोसाइट, लिम्फोसाइट, लिम्फोब्लास्ट और इरिथ्रोब्लास्ट। उन्होंने सिर्फ नाम पूछा कि प्लेटलेट किस सेल से बनती है। आंसर हमारा मेगाकैरियोसाइट, मेगाकैरियोसाइट से प्लेटलेट बनती है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एक और क्वेश्चन देखो, व्यापम 2021
का पेपर है ये। व्यापम का नाम सबसे पहले व्यापम था, फिर पीईबी हो गया, अभी तो फिर ईएसबी हो गया, बहुत बार नाम चेंज हुए हैं, लेकिन व्यापम से ही अपन को ज्यादा याद रहता है। पीईबी में 2021 में ये पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेज ऑफ माइलोपोइसिस। माइलोपोइसिस की बात करें तो इनमें से कौन सी स्टेज जो है वो माइलोपोइसिस में नहीं आती। तो इसमें नाम है मेगा कैरियोसाइट, माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट और माइलोसाइट। आपको सिर्फ इतना बताना था कि माइलोपोसिस में कौन सी स्टेज नहीं आएगी, है ना। तो इसमें मेगा कैरियोसाइट स्टेज नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि माइलोपोसिस से बनते हैं डब्ल्यूबीसी, जबकि मेगा कैरियोसाइट से बनेंगे प्लेटलेट। तो माइलोपोसिस में हमारी डब्ल्यूबीसी बनती है और डब्ल्यूबीसी के अंदर ये वाली स्टेज नहीं आएगी, मेगा कैरियोसाइट वाली नहीं आएगी, क्योंकि मेगा कैरियोसाइट जो वाली जो स्टेज होती है वो प्लेटलेट में होती है। कहने का मतलब, और देखो मेरे पास करीब 8-9 क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस पेपर के, 2014 से लेकर जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं लैब टेक्नीशियन के, सारे क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। मैं कुछ ही दिन में अपलोड भी करने वाला हूं ये ऐप पे। प्रीवियस पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा डिटेल मतलब जितना टाइम आप इस टॉपिक में कंज्यूम करोगे और क्वेश्चन नहीं आए तो कोई मतलब नहीं है ना। तो उतना टाइम आप दूसरे जो अच्छे टॉपिक हैं उन पे कंज्यूम करो तो ज्यादा अच्छा है ना। तो इसमें आप ज्यादा डिटेल में मत जाना। एक स्टूडेंट ने ऐप पे मैसेज किया था, इसलिए मैं इतना ज्यादा डिस्कशन कर रहा हूं, अदरवाइज मैं इन सब चीजों पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। इस टॉपिक में पढ़ने को तो बहुत कुछ है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपने जब कॉलेज लेवल पे थे तो कॉलेज लेवल में हर एक सेल्स के डिटेल में पढ़ा होगा कि प्रोइरिथ्रोब्लास्ट में न्यूक्लियस कितना होता है, साइटोप्लाज्म कितना होता है, सेल का साइज कितना होता है ना। या फिर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी में प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, माइलोब्लास्ट से प्रोमाइलोसाइट बनेगा। माइलोब्लास्ट में अब देखो प्रोमाइलोसाइट के अंदर न्यूक्लियस कितना बड़ा होगा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशो कितना होगा, साइटोप्लाज्म कैसा होगा, ग्रेन्यूल्स बड़े होंगे कि छोटे होंगे, ग्रेन्यूल्स का कलर कौन सा होगा, उस पूरी सेल्स का साइज कितना होगा, सब कुछ हम अगर पढ़ने बैठे तो ये सेल्स, ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है करीब, और एक दिन में इसको कवर करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आपको इतना डिटेल जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? आपके लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना है कि आपको स्टेम सेल के बाद में जब सेल्स बनती हैं तो कौन कौन सी स्टेज से होकर गुजरती हैं, उनके नाम आपको याद रखना है। बहुत सिंपल टॉपिक हो जाता है अगर आप सिर्फ नाम याद रख लो, इतना ही आपके लिए बिल्कुल इनफ है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक के जब आपको नोट्स भेजे हैं तो एक साथ दो इमेज मैच्योरेशन की भेजी हैं। एक इमेज के थ्रू अगर आप ना समझ पाओ तो दूसरी इमेज पे शिफ्ट हो जाओ, दूसरी भी नहीं समझो तो गूगल से तीसरी इमेज डाउनलोड करके और घर की दीवार पे चिपका लो। एक दीवार, मैं बार बार बोलता हूँ भाई, अब घर में एक दीवार अपने लिए स्पेसिफिक बना दो, घर वालों से बोल दो ये मेरी दीवार है, इसका मैं यूटिलाइज जैसे करना चाहूँ वैसे करूंगा। तो घर पे इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आप चिपका दो, मैच्योरेशन को आप चिपका दो, बार बार देखते जाओ कि स्टेम सेल के बाद जब आरबीसी बनेगी तो वो कौन कौन सी स्टेज से गुजरती है। मैं भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों से ताकि थोड़ा सा आपको ध्यान रहे। स्टेम सेल से अगर आरबीसी बनेगी तो सबसे पहले बनेगी प्रोजेनिटर सेल, प्रोजेनिटर से बनेगी प्रोइरिथ्रोब्लास्ट, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट से बनेगी अर्थली या फिर बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट से, अब देखो इनके जो नाम है वो भी बेसोफिलिक क्यों है? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा बेसिक कलर में स्टैन होता है। अगला है पॉलीक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक का मतलब होता है पॉली मतलब अनेक और क्रोम मतलब कलर, अनेकों कलर में जब स्टैन होगा तो इसको हम पॉलीक्रोमेटिक बोलेंगे, है ना। तो पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट, फिर इसकी अगली स्टेज है। पॉलीक्रोमेटिक के बाद में आता है ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट के बाद में आएगा रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट में न्यूक्लियस खत्म हो जाता है पूरा लगभग, थोड़े बहुत जाले टाइप के बचते हैं। तो इसका जो नाम है रेटिक, वो भी इसके आधार पर ही है, इसके मॉर्फोलॉजी के आधार पर। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो लगभग खत्म हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियस के कुछ रेमनेंट बचे रह जाते हैं सेल्स के अंदर। तो वो रेमनेंट जो होते हैं वो जाल की तरह दिखते हैं, वो जाल को इंग्लिश में अपन रेटिक बोलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम जो है वो रेटिकुलोसाइट है। तो ऑर्थोक्रोमेटिक के बाद में फिर रेटिकुलोसाइट बनती है, और रेटिकुलोसाइट के बाद में जब आरबीसी पूरी तरह मैच्योर हो जाएगी तो वो हमारी आरबीसी या फिर इरिथ्रोसाइट बन जाएगी। कहने का मतलब क्या है भाई, आपको ये 7-8 स्टेज कौन कौन सी हैं ये आपको याद करना है। अभी ये कैसे याद कर सकते हो? मैं तो इसके लिए सबसे अच्छा ट्रिक यही बोलता हूँ कि इसमें आप ट्रिक ना लगाकर आप दीवार में एक पोस्टर चिपका दो और बार बार
उस चैप्टर को देखोगे तो अपने आप इसको सारी स्टेज आपकी याद हो जाएगी। ठीक है, आगे अपन प्लेटलेट पे चलते हैं। प्लेटलेट की स्टेज कौन कौन सी होती है? प्लेटलेट में पहले जब सब स्टेम सेल से प्रोजेनिटर सेल बनेगी, तो प्रोजेनिटर के बाद में सबसे पहले बनेगी मेगा कैरियोब्लास्ट। देखो, सेल्स का जब फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले उसकी ब्लास्ट बनती है, ब्लास्ट के बाद में फिर उसकी प्रो और साइट बनती है। प्रो साइट का मतलब क्या हुआ? सेल्स का जो नाम है उसमें प्रो लगेगा स्टार्टिंग में, बाद में फिर साइट लग जाएगा। जैसे यहाँ पर देखोगे आप, मेगा कैरियोब्लास्ट पहले बनी, मेगा कैरियोब्लास्ट के बाद में दूसरी सेल जो बनी है वो बनी है प्रो मेगा कैरियोसाइट। ठीक है, प्रो मेगा कैरियोसाइट के बाद में फिर बनती है मेगा कैरियोसाइट, और मेगा कैरियोसाइट के बाद में प्लेटलेट बनती है। एक बड़ी बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट बात भी है यहाँ पर, जितनी भी सेल्स हमारी बन रही हैं, आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं अपन, उनमें सभी सेल्स जो होती हैं स्टेम सेल्स के बाद में उनका साइज धीरे धीरे छोटा होता जाता है। साइज उनका छोटा होता है। अपन डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी में भी यही होता है, पहले स्टेम सेल बड़े साइज की सेल होती है। स्टार्टिंग में जब प्रोजेनिटर बनती है, ब्लास्ट बनती है, तो उस टाइम पर उसका सेल का साइज बड़ा हो जाता है, लेकिन जब वो जैसे जैसे मैच्योर होती जाएगी तो वो मैच्योरेशन के टाइम पर उसका सेल का साइज छोटा होता जाता है। लेकिन प्लेटलेट एक ऐसी सेल है जिसके में सेल का साइज कम नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है ना। स्टार्टिंग में जब स्टेम सेल होगी और प्रोजेनिटर बनेगी तब भी उसका साइज थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर प्रो मेगा कैरियोसाइट बनेगी तब भी बढ़ेगा, उसके बाद में मेगा कैरियोसाइट बनेगी तब भी और बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे लास्ट में क्या होगा, ये मेगा कैरियोसाइट जो होगी वो कांच की तरह से टूट जाएगी। जैसे कांच बिखर जाता है उसी तरह से मेगा कैरियोसाइट टूटकर बिखर जाती है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाती है, और ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं इसी को ही हम प्लेटलेट कहते हैं, या फिर दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपन कंपैरिजन करें तो जितनी भी सेल्स हैं उनमें सेल के साइज छोटे होते जाते हैं, जबकि प्लेटलेट में सेल का साइज बढ़ता है। सबसे आखिरी में मेगा कैरियोसाइट जब टूटती है, और टूटती है तो कितनी, लगभग 1 मेगा कैरियोसाइट से 1000 प्लेटलेट के आसपास बनते हैं। 1000 के आसपास प्लेटलेट, छोटे छोटे फ्रेगमेंट इससे बनते हैं। ठीक है, चलो एक दो लोगों के मैसेज है। किरण ने कहा सर माइक्रो से ज्यादा आते हैं क्या क्वेश्चन? बिल्कुल किरण, माइक्रो से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। काजल ने कहा जैसे मोबाइल के अपडेट वर्जन में भी प्रो आ जाता है। चलो, काजल ने लिखा मोबाइल के जब अपडेटेड वर्जन होते हैं तो वो स्टार्टिंग में प्रो बनाते हैं, बाद में फिर वो अपडेट कर देते हैं। चलो ऐसे भी याद कर सकते हो ना कुछ चीजें ऐसी अपने लाइफ से जुड़ी हुई, अपने थ्योरी से जोड़ दिया करो तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, याद करने में भी इजी होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग को आप प्रो मान के चलो। मोबाइल में बहुत सारे वर्जन प्रो वाले हैं, तो प्रो अब फिर लेटेस्ट होती है तो वो मेटा और इसमें जाते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन डब्ल्यूबीसी पे। डब्ल्यूबीसी में प्रोजेनिटर सेल बनेगी, तो अगर ग्रेन्युलोसाइट बन रही हैं, ग्रेन्युलोसाइट मतलब इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स, तो सबसे पहले ये बनाएगी माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट के बाद में फिर बनेगी प्रोमाइलोसाइट। देखो बिल्कुल स्टेज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले जब अपन प्लेटलेट की बात कर रहे थे तो वहां पे भी प्रो शब्द लगा था, है ना। पहले ब्लास्ट थी, सबसे पहले ब्लास्ट थी, ब्लास्ट के बाद में उसका प्रो वाली सेल बन गई और बाद में फिर वो सेल में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर जब डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसकी ब्लास्ट ट्यूब बनेगी, है ना। अगर ग्रेन्युलोसाइट वाली सेल है तो ब्लास्ट कौन सी कहलाएगी? माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट से सबसे पहले बनेगा प्रोमाइलोसाइट। प्रोमाइलोसाइट जो होंगे फिर वो माइलोसाइट में कन्वर्ट होंगे, है ना। तो माइलोसाइट फिर अलग अलग टाइप के होंगे, या तो यूसनोफिलिक माइलोसाइट होगा, या बेसोफिलिक माइलोसाइट होगा, या फिर न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट होगा। और यूसनोफिल वाला जो होगा वो यूसनोफिल बना देगा, बेसोफिल वाला जो होगा वो आगे चल के बेसोफिल बना देगा, न्यूट्रोफिल वाला जो होगा वो आगे चल के न्यूट्रोफिल बना देगा। लेकिन उससे पहले एक और स्टेज बनेगी अपनी मेटामाइलोसाइट। ठीक है, तो याद रखने के लिए आप 2-3 वर्ड आपको याद रखना है। 2-3 वर्ड कौन कौन से याद रखना है? सबसे पहले जब भी मैचुरेशन होता है तो सबसे पहले बनती है ब्लास्ट सेल, किसके बाद में? प्रोजेनिटर। देखो मैं एक बार पूरी स्टेज अगर अपन ओवरव्यू करते हुए देखें तो ओवरव्यू में आप देखेंगे कि बोन में सबसे पहले स्टेम सेल बनती है। स्टेम सेल में सबसे पहले बनेगी प्रोजेनिटर। अब प्रोजेनिटर 2 टाइप से बन सकती हैं, या तो वो लिम्फोसाइट के लिए बनेगी या फिर डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और आरबीसी के लिए बनेगी। प्रोजेनिटर के बाद में
फिर आगे चल के बनेगी ब्लास्ट सेल। अब ब्लास्ट सेल अलग अलग टाइप से की सेल में अलग अलग टाइप की बनेगी। आरबीसी में है तो आरबीसी का इरिथ्रोब्लास्ट, अगर प्लेटलेट है तो मेगा कैरियोब्लास्ट, या फिर डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं तो माइलोब्लास्ट। ठीक है, ब्लास्ट के बाद में फिर आगे बनता है अपना मेगा कैरियोसाइट, सॉरी एक सेकेंड, ब्लास्ट के बाद में फिर अपना बनेगा प्रो माइलोसाइट, है ना। तो प्रो माइलोसाइट के बाद में फिर अपना बनेगा मेटा माइलो। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं इसको, एक सेकंड फिर से मैं लिखते हुए चलता हूं। चलो, पहले क्या बना था अपना ब्लास्ट, ब्लास्ट के बाद में फिर बनता है प्रो, है ना। प्रो के बाद में अपना माइलोसाइट, इसके बाद में मेटा, और मेटा के बाद में फिर अपनी मैच्योर सेल बन जाती है ना। तो अगर अपन जितनी भी सेल्स हैं उनका अपन कंपैरिजन करें तो लगभग लगभग सेल्स जो हैं वो एक जैसी ही चल रही हैं, है ना। पहले प्रो लग रहा है, फिर बाद में मेटा लग रहा है बीच में, है ना, और मेटा के बाद में आगे चल के हमारी मैच्योर सेल बन जाती है। ठीक, चलो, मोनोसाइट का जो फॉर्मेशन होता है, मैच्योरेशन जो होता है, उसमें सबसे पहले मोनोब्लास्ट बनेगी, मोनोब्लास्ट के बाद में प्रो मोनोसाइट बनेगी, प्रो मोनोसाइट आगे चल के फिर मोनोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है। मोनोसाइट का जो फॉर्मेशन होता है वो सबसे जल्दी होता है, ज्यादा स्टेज नहीं है उसकी मोनोसाइट की, है ना। हमारे ग्रेन्युलोसाइट की स्टेज ज्यादा है जबकि मोनोसाइट की स्टेज ज्यादा नहीं है। बस आपको ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखना है। आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है, इमेज को देख देख के आप क्या क्या पॉइंट याद रखना है। आरबीसी में सबसे ज्यादा स्टेज है, करीब 7 से 8 स्टेज हमारी हैं। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो उसमें करीब 4-5 स्टेज हमारी आ रही हैं, और उतनी ही स्टेज लगभग प्लेटलेट में भी आ रही हैं। मोनोसाइट में सबसे कम स्टेज होती हैं, सिर्फ ब्लास्ट के बाद में प्रो मोनोसाइट बनता है, और प्रो मोनोसाइट के बाद में डायरेक्ट मोनोसाइट बन जाता है। ठीक है, आगे अपन लिम्फोसाइट का देखते हैं। तो लिम्फोसाइट में भी बहुत कम स्टेज है। सबसे पहले ब्लास्ट बनती है। ब्लास्ट फिर दो तरह के हो सकते हैं, या तो बी लिम्फोब्लास्ट या फिर टी लिम्फोब्लास्ट। उसके स्टेम सेल किस आधार पर है, अगर बोन मैरो से निकली है तो वो बोन मैरो से ही निकलती है, वैसे दोनों ही, लेकिन उसको आगे जाके कहाँ मैचुरेशन होना, अगर बोन मैरो में ही होना है तो बी लिम्फोब्लास्ट, अगर थाइमस में जाकर होना है तो टी लिम्फोब्लास्ट, और आगे चल के ये लिम्फोसाइट बना लेंगी। इनमें बीच में कोई स्टेप है ही नहीं, है ना, तो ये इनको याद करना और ज्यादा इजी हो जाएगा। आरबीसी में स्टेज सबसे ज्यादा है, डब्ल्यूबीसी में मोनोसाइट को छोड़कर बाकी जितनी डब्ल्यूबीसी हैं उनमें करीब 4 से 5 स्टेज हो रही हैं। मोनोसाइट में सिर्फ 2 स्टेज हैं, और लिम्फोसाइट में सिर्फ 1 स्टेज है। और ये स्टेज आपको ध्यान रखना है, और पूरे के पूरे टॉपिक में इस स्टेज के नाम याद रख लो, आपके लिए इतना इनफ है। बाकी ज्यादा डिटेल में आपको जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि न्यूक्लियस कितना बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म कितना होता है, ग्रेन्यूल्स का कलर कितना होता है। बहुत ज्यादा डिटेल में आप जाओगे तो इसमें आप कंफ्यूज होकर रह जाओगे, एग्जाम में इतने क्वेश्चन आते नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला भाई थ्योरी के नोट्स जब मैंने आपको भेजे थे, मैंने 2-2 ग्राफ भेजे। पहला ग्राफ मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया, दूसरा एक और ग्राफ मैंने भेजा, दूसरा एक और टेबल आपको भेजी है। ये क्यों भेजी मैंने, क्योंकि इस टेबल में थोड़े और डिटेल में चीजों को इंक्लूड किया गया है, तो उनको मैं थोड़ा और डिस्कस करूंगा। देखो, जब तक मैच्योरेशन नहीं होता सेल्स का तब तक वो बोन मैरो में रहती हैं, एक बार मैच्योर हो जाती हैं तो वो ब्लड में पहुंच जाती हैं, है ना। तो अपन ने दोनों तरह की ही सेल को डिस्कस कर लिया। जितनी भी जो ब्लास्ट वाली सेल है, प्रो वाली सेल है, मेटा वाली सेल है, वो सब बोन मैरो में प्रेजेंट होंगी। एक बार मैच्योर बन गई, मैच्योर हो गई है तो वो ब्लड में पहुंच जाती है, तो ब्लड में फिर हमारी प्लेटलेट हो गई, आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी में 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी हो गई, और प्लेटलेट हो गई। ये सब हमारी ब्लड में होती है। अब मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि भाई कुछ सेल्स जो होती हैं वो टिश्यू में जाकर पहुंच जाती हैं, और टिश्यू में ही जाकर फंस जाती हैं, वहीं पे जाकर रेस्ट करती हैं। इस टाइप की जो सेल्स होती हैं वो फिर ब्लड में सर्कुलेट नहीं होती। कौन कौन सी होती हैं, एक पहली होती है मास्ट सेल। इनके बारे में डिटेल में और भी पढ़ेंगे अपन। मास्ट सेल जो होती है वो डायरेक्ट स्टेम सेल से ही बनती है। स्टेम सेल में इसलिए कोई दूसरी सेल्स का फॉर्मेशन नहीं है, कोई दूसरी मतलब या तो प्लेटलेट या आरबीसी से या डब्ल्यूबीसी से नहीं बनी ये सेल। कई बार स्टेम सेल से डायरेक्ट जो प्रोजेनिटर है वो ही मैच्योर ही ना हो पाए, और बगैर मैच्योर हुए अगर वो ब्लड के सर्कुलेशन में पहुंच जाए तो उसका कोई काम नहीं होता।
अगर प्रोजेनिटर सेल अगर किसी वजह से ब्लड के सर्कुलेशन में ही पहुंच जाए तो वो कोई काम नहीं कर पाएगी। तो इस कंडीशन में जो प्रोजेनिटर है वो टिश्यू में जाकर बैठ जाती है, क्योंकि उसका काम ही नहीं, जब काम ही नहीं है तो वो जबरदस्ती रास्तों में क्यों घूमे, सड़कों पे क्यों घूमे, है ना। सड़कों पे तो भाई वही वाहन घूमेंगे जो कोई काम कर रहे हैं, चाहे बस है तो वो सवारियों को लेके जा रही है, लोडिंग ऑटो है तो वो लोडिंग सामान को शिफ्ट कर रहे हैं, ऑटो है तो वो सवारी को लेके जा रहे हैं। तो भाई वाहन वो ही चलेंगे जो कुछ काम कर रहे हैं, जो कुछ लेके जा रहे हैं। जो नहीं चल रहे हैं वो उनको बस स्टैंड पे जाकर खड़ा कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से जो सेल्स काम की नहीं है हमारे सर्कुलेशन में, जो कोई ना कोई चीज कैरी नहीं कर रही, कोई ना कोई ट्रांसफर नहीं कर रही, सर्कुलेट नहीं कर रही, तो वो से हमारा ब्लड क्या करता है, टिश्यू में जाकर खड़ा कर देता है, टिश्यू में जाकर छोड़ देता है, ठीक है। तो प्रोजेनिटर सेल्स कोई काम नहीं कर पाती, तो क्या करता है, हमारा जो ब्लड होगा वो उसको टिश्यू में जाकर छोड़ देगा, और इस तरह की जो सेल्स हैं वो हमारी मास्ट सेल कहलाती हैं, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं। कुछ सेल्स हमारे मैच्योर सेल से भी बनती हैं, जैसे अपन मोनोसाइट की बात कर रहे थे। मोनोसाइट्स कभी कभी क्या होती हैं, टिश्यू में जाकर ये भी सेल्स बैठ जाती है, भाई बड़े साइज की सेल है ना। जब अपन कल की क्लास डिस्कस कर रहे थे, और कल की क्लास में डिस्कस अपन ने किया, तो क्या किया डिस्कस, कि पुराने जमाने में जब लड़ाई हुआ करती थी तो सबसे आगे रहते थे छोटे सैनिक, उसके बाद रहते थे घोड़े वाले सैनिक, और पीछे रहते थे हाथी वाले सैनिक, है ना। तो हाथी वाले सैनिक कब आते थे, जब उनकी जरूरत पड़ती है, जब छोटे वाले सैनिक संभाल नहीं पा रहे हैं युद्ध को, है ना। तो भाई ये जो मोनोसाइट है इनका भी बहुत कम टाइम में यूज हो पाता है। जब तक छोटे मोटे बैक्टीरिया वायरस एंटर कर रहे हैं बॉडी में, तब तक मोनोसाइट का जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे न्यूट्रोफिल, यूस्नोफिल, बेसोफिल जो हैं वो इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कभी कोई पैरासाइट अगर घुस जाता है, क्योंकि बड़े साइज का सेल ये है पैरासाइट, है ना, या फिर बैक्टीरिया बहुत लंबे टाइम से चले जा रहे हैं और खत्म ही नहीं कर पा रहे हैं न्यूट्रोफिल, यूस्नोफिल, उस कंडीशन में मोनोसाइट आती है। तो मोनोसाइट अगर बन गई और फिर भी उसका यूज नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेगी, हमारा जो ब्लड होता है उस मोनोसाइट को टिश्यू में जाकर छोड़ देगा, बस स्टैंड पे खड़ा कर देगा, है ना, मोनोसाइट को। तो बस स्टैंड पे जब खड़ा करता है तो वो जो सेल्स है वो थोड़े और बड़े में कन्वर्ट हो जाती है, बड़े साइज में कन्वर्ट हो जाती है। इसी बड़े सेल को ही हम मैक्रोफेज कहते हैं, है ना, मैक्रोफेज, है ना। इसी मैक्रोफेज में अभी थोड़ी देर पहले अपन बोल रहे थे प्लेटलेट भी इसी में कन्वर्ट होती है। तो इसका मतलब क्या है, मोनोसाइट की जो सेल्स बनी है उसी में जाकर अगर प्लेटलेट चिपक जाती हैं और उसी सेल में कन्वर्ट हो जाती है मैक्रोफेज में, ठीक है। मैक्रोफेज के अलावा एक टाइप की और सेल कभी कभी बनाती है मोनोसाइट, इसको हम बोलते हैं माइलॉइड डेंड्राइट सेल। ये दोनों टाइप की सेल्स के क्या यूज हैं, क्या काम करती हैं, ये अपन आगे चल के और डिस्कस करेंगे। मैक्रोफेज जो होती है वो हमारे इम्यून टिश्यू के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वायरस घुस रहा है तो टिश्यू के अंदर के बैक्टीरिया वायरस को खत्म करने का काम मैक्रोफेज का होता है, ठीक है। डेंड्राइट सेल अपन आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट को अगर खड़ा करना है टिश्यू के अंदर तो उसको एक दूसरी सेल में कन्वर्ट कर देता है हमारा ब्लड, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा सेल, ठीक है। तो ये वाली जो सेल्स हैं, मास्ट सेल, मैक्रोफेज, माइलॉइड डेंड्राइट सेल, प्लाज्मा सेल, ये सारी जो सेल्स होती हैं ये सेल्स टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती हैं, मतलब ब्लड सर्कुलेशन से निकलकर बाहर ये टिश्यू में पहुंच जाती हैं और टिश्यू में जाकर ये रेस्ट करती हैं, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में आप देखोगे तो सिर्फ इमेज से आपको चीजों को याद रखना, ध्यान रखना है। फिर भी आपको अगर समझ में ना आए तो मैं नोट्स में ये चीजों को इंक्लूड कर दूंगा। जैसे आप मैक्रोफेज की बात करें, मास्ट सेल की बात करें, तो अपन पे थोड़े और डिटेल में इंक्लूड कर दूंगा, तो आप एक बार इसको पढ़ लेना, अलग से मैं इंक्लूड करके इसमें नोट्स में डाल दूंगा, है ना। बाकी आपको इस इमेज पे ही ज्यादा फोकस करना है। चलो अपन देखें भाई, कुछ एक दो पॉइंट और भी निकल के आते हैं इससे बड़े इंपोर्टेंट, वो दो तीन पॉइंट को अपन डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद में फिर अपन टॉपिक को खत्म करेंगे। पहला पॉइंट है माइलॉइड इरिथ्रोइड रेशो। देखो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जब बनती हैं, स्टेम सेल जब सेल बनाती है तो वो सबसे पहले दो अलग अलग सीरीज में निकल के जाती है, एक लिम्फोइड सीरीज में और दूसरी हमारी माइलॉइड सीरीज में। लेकिन माइलॉइड सीरीज जो होती है वो भी फिर आगे जाके दो सीरीज बना लेती है। तो पहली तो मेन माइलॉइड सीरीज और दूसरी है इरिथ्रोइड। इरिथ्रोइड सीरीज में आगे चल के आरबीसी बनती है। थोड़ी देर पहले अपन ने जो ग्राफ पढ़ा उसमें आरबीसी जो होती है वो इरिथ्रोइड सीरीज से बनती है, और बाकी की जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होती है, सॉरी डब्ल्यूबीसी जो होती है वो माइलॉइड सीरीज में बनती है। इरिथ्रोइड में आरबीसी और प्लेटलेट बनेगी,
माइलॉइड में WBC की सेल बनेगी, और दोनों का जो रेशो होता है वो 2:1, 2:1 से लेकर 12:1 तक हो सकता है। इसका क्या मतलब है 2:1 और 12:1? इसका मतलब ये है कि जब भी स्टेम सेल बनेगी बोन मैरो में, तो जब 2 सेल बनेगी माइलॉइड सीरीज में जाएंगी, तो 1 सेल जाएगी हमारी इरिथ्रोइड सीरीज में। और ये जो रेशो है वो 12 तक भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 12 सेल माइलॉइड सीरीज में चले जाएं, तब जाकर 13वें नंबर की जो स्टेम सेल है वो हमारी इरिथ्रोइड सीरीज में जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है भाई, मैं थोड़े इसको दूसरे एग्जांपल से आपको समझाते हुए चलूं, है ना। कभी भी स्टेम सेल से एक सेल बनेगी तो वो कोई एक ही सेल बनाएगी, ऐसा नहीं है कि एक सेल फिर टूट के उसने कुछ आरबीसी बना दी, कुछ प्लेटलेट बना दी, कुछ WBC बना दी, है ना। तो स्टेम सेल को अपन समझ सकते हैं एक बच्चे के थ्रू, कि कोई माँ बाप है ना, उन माँ बाप के जो बच्चे हो रहे हैं उनको अपन स्टेम सेल मान लो, है ना। तो एक स्टेम सेल या तो डॉक्टर बन सकता है, या इंजीनियर बन सकता है, या फिर किसी दूसरी फील्ड में जा सकता है ना। तो जब अपन इसके रेशो की बात करते हैं तो अपन याद रखने के लिए ना, याद रखने के लिए अपन माइलॉइड सीरीज को कह दो मेडिकल फील्ड, है ना। याद रखने के लिए आप माइलॉइड को आप मेडिकल फील्ड कह दो, और इरिथ्रोइड को आप इंजीनियर फील्ड कह दो, है ना। एम से और ई से आप इस तरह से भी समझ सकते हो, एम मतलब मेडिकल फील्ड, ई से अपना इंजीनियर फील्ड। तो वो बच्चे को मेडिकल फील्ड में भेज रहा है कि इंजीनियर फील्ड में भेजेगा, वो पहले ही डिसाइड कर लेगा, है ना। जो पेरेंट है, जो पापा है ना, जो फादर है, वो पहले ही डिसाइड कर लेता है कि इसको हम मेडिकल फील्ड में भेजेंगे या इंजीनियर फील्ड में भेजेंगे। ठीक है, तो जब उनके जो बच्चे होते जा रहे हैं ना, अपन भाई उनके वैसे तो बच्चे 2-4 ही होंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल अपन स्टेम सेल की बात कर रहे हैं, तो उनके बच्चे लगातार होते रहेंगे। तो लगातार जब बच्चे होते हैं, तो जब तक 2 बच्चे होते हैं तो उसको वो मेडिकल फील्ड में भेजते हैं, तीसरा जब बच्चा होता है तो उसको वो इंजीनियर फील्ड में भेजते हैं, है ना। तो ऐसे कभी कभी उनके मन में आता है कि भाई मेडिकल फील्ड में हमारे बच्चे ज्यादा होना चाहिए, तो जब तक उसके 12 बच्चे नहीं हो जाते तब तक वो उसको मेडिकल फील्ड में सोचता रहेगा कि इनको मेडिकल फील्ड में भेजता है। 12 बच्चे के बाद में जब 13वां बच्चा होगा तो फिर उसको वो इंजीनियर वाली फील्ड में भेज देगा, है ना। तो कुछ इस तरह से आप इसको समझ सकते हो कि जब स्टेम सेल से जब ये सेल्स बनती हैं तो माइलॉइड सीरीज में 2 सेल पहुंचते हैं, उसके बाद में फिर तीसरी सेल इरिथ्रोइड सीरीज में पहुंचती है। लेकिन इसका रेशो 12:1 भी हो सकता है। 12:1 का मतलब स्टेम सेल से 12 सेल जब माइलॉइड सीरीज में पहुंच जाती हैं, तब 13वें नंबर की जो सेल्स होगी वो इरिथ्रोइड सीरीज में जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में आपको। अगला अपना पॉइंट है टी सेल और बी सेल का भी रेशो होता है। भाई टी सेल और बी सेल क्या होती है हमारी? टी सेल मतलब ऐसी सेल जिनका मैच्योरेशन थाइमस में होता है, और बी सेल जिनका मैच्योरेशन बोन मैरो में ही होता है। उनका जो रेशो होता है वो 70:30 का होता है। 70:30 का मतलब क्या है? 70% जो सेल्स होती हैं वो टी सेल होती हैं। हमारे ब्लड के अंदर जितनी भी लिम्फोसाइट है ना, उसमें 70% जो लिम्फोसाइट है वो टी सेल है, और 30% जो लिम्फोसाइट है वो बी सेल है। इसका क्या मतलब है? 70% सेल का मैच्योरेशन थाइमस में होता है, और 30% सेल का मैच्योरेशन बोन मैरो में होता है। और एक पॉइंट सबसे आखिरी और बहुत अच्छा पॉइंट है, ये एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हो चुका है। 1 मेगाकार्डियोसाइट से 1000 प्लेटलेट बनती हैं, लगभग 1000 प्लेटलेट इससे बनती हैं। तो ये 2-3 मैंने पॉइंट अलग से इंक्लूड किए हैं। अब जैसे ये रेशो की बात करें तो एक न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशो करके एक वर्ड भी होता है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशो। हर एक जितनी भी सेल अपन ने पढ़ी हैं, जितनी भी अपन ने चाहे मैच्योर की बात करें चाहे इमेच्योर की बात करें, सब में एक न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशो होगा। न्यूक्लियस कितने परसेंटेज होगा उसके अंदर ना। जैसे मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ, मान लो ये सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस हो सकता है उसका 40% जगह को घेर रहा है, और बाकी का जो साइटोप्लाज्म है वो 60% जगह को घेर रहा है। तो इस सेल्स का जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशो है वो 40-60 कहलाएगा, है ना। किसी किसी सेल में न्यूक्लियस छोटा होता है, किसी किसी सेल्स में न्यूक्लियस बड़ा होता है ना। तो उसके आधार पर इसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म भी अलग अलग होता जाता है। जब अपन स्टेम सेल की बात करते हैं, स्टेम सेल मतलब सबसे पहली सेल में न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशो जो होता है वो 1:1 का होता है। 1:1 का मतलब क्या है? जितना बड़ा उसका न्यूक्लियस है, जितनी जगह को वो घेर रहा है न्यूक्लियस, उतनी ही जगह को साइटोप्लाज्म घेरता है। लगभग आधा पार्ट ना, लगभग आधा पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस का होता है, और आधा पार्ट जो होता है वो उसके साइटोप्लाज्म का होता है।
ठीक है। इसको भी समझने के लिए आप आम का एग्जाम्पल कर सकते हो कि आम के एग्जाम्पल में लगभग आधा पार्ट उसकी गुठली होती है और आधा पार्ट उसका फिर उसका जो साइटोप्लाज्म मतलब उसका जो गूदा होता है, जो मेन फल का जो भाग होता है वो उसका आधा होता है। तो उसको अपन ये कह सकते हैं भाई आम का जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशो है वो 1:1 है। इसी तरह से आप अगर आप बेर की बात करो तो बेर में आप देखोगे कि उसका न्यूक्लियस बड़ा है। न्यूक्लियस बड़ा का मतलब उसकी जो गुठली है वो बहुत बड़ी है और फ्रूट का जो मेन कंटेंट होता है वो बहुत कम है ना, तो उसका साइटोप्लाज्म बहुत कम हो गया। मतलब बेर की अपन बात करें तो बेर में न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशो कैसा होगा, न्यूक्लियस उसका बड़ा होगा, साइटोप्लाज्म उसका कम होगा। इसी तरह से अगर आप दूसरे किसी चीज की बात करो, मान लो अंगूर की बात करो तो अंगूर में तो न्यूक्लियस होगा ही नहीं, गुठली होगी नहीं ना। और कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हो, पपीते का ले सकते हो। पपीते में न्यूक्लियस छोटे छोटे मतलब बीज जो होंगे वो बहुत छोटे छोटे होंगे, मतलब न्यूक्लियस उसको मान सकते हैं पर बहुत छोटे छोटे हैं, तो उसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशो जो होगा उसमें न्यूक्लियस कम होगा और साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा, है ना। सिर्फ मैं याद करने के लिए आपको ये फलों के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशो है ये हर एक टाइप की सेल्स में आएगा, चाहे वो मैच्योर हो चाहे वो इमेच्योर हो। और इस टॉपिक में अगर आप न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशो, साइज और ये सब चीजें, एग से भी ललिता ने लिखा एग के थ्रू भी ग्राफ, ग्रेप मतलब आरबीसी, बहुत बढ़िया। किरण ने ग्रेप को अंगूर को आरबीसी बोल दिया कि उसमें न्यूक्लियस है ही नहीं, मतलब वो हमारी आरबीसी हो गई। बहुत बढ़िया किरण, है ना। और डब्ल्यूबीसी को किससे बोलोगे, डब्ल्यूबीसी को कौन सा फल मानोगे आप? चलो ललिता, सर एप्पल में भी न्यूक्लियस पाया जाता है एप्पल में भी वो छोटे छोटे पाए जाते हैं न्यूक्लियस। चलो मोनोसाइट को सिवेंजर सेल भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया, अच्छा पॉइंट इंक्लूड किया है राजेंद्र ने। मोनोसाइट हमारी सिवेंजर सेल भी कहलाती है। चलो चलो भाई, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बड़ा अच्छा टॉपिक था। लेकिन ये आपको टॉपिक ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आपको रटना पड़े, याद करना पड़े। पूरा टॉपिक जो है वो इमेज के ऊपर बेस्ड है। इमेज को आपको अपने दिमाग में बिठाना है। एग्जाम में अगर ये फोटो आपके दिमाग में खुल गई तो आपसे आंसर बन जाएगा। अगर ये पूरी फोटो आपके दिमाग में नहीं खुल पाई तो आप कितना ही पढ़ लो इस टॉपिक को, कितना ही आप रट लो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही नहीं, है ना। तो मैंने 2-2 इमेज डाली हैं इस थ्योरी के नोट्स में। वो नोट्स में आप जो इमेज है उनको आप घर में दीवार में चिपका लेना, ठीक है। राजेंद्र ने लिखा डब्ल्यूबीसी को चीकू मान सकते हैं चलो चलो भाई, तो ये थी हमारी भाई आज की क्लास। आप मुझे इजाजत दें, मिलते हैं अपन आज इवनिंग में, है ना। 2 टाइम अपनी क्लास चल रही है थ्योरी की, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। इवनिंग मतलब नाइट में, रात को 9 बजे, रात को 9 बजे मिलते हैं अपन। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।